कई राष्ट्रवादी जो थे वो किनारे हट गए। उसके बाद जियोसेप मैत्सिनी, जो एक इटली का क्रांतिकारी था, इसका जन्म 1807 में हुआ था। वो जियोसेप मैत्सिनी, वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बना। कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बना जब वो महज 24 साल का था। तभी लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे 1831 में देश से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने दो अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। पहला था मार्से में यंग इटली और फिर बर्न में यंग यंग यूरोप। मैत्सिनी ये मानता था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की इकाई बनाया है, इसलिए इटली के छोटे छोटे राज्यों के बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी। मैत्सिनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। रूढ़िवादियों को मैत्सिनी से डर लगता था। इस बीच जब रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति को मजबूत करने में जुटी थी, तो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों में ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग थे, जिनमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसायी आते थे। फ्रांस में जो पहली उथल पुथल थी वो हुई 1830 जुलाई में। उदारवादी क्रांतिकारियों ने बूरबों वंश के राजाओं को उखाड़ फेंका। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र बना, संविधान से चलने वाला राजतंत्र, जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया। जुलाई की उस क्रांति के बाद ब्रसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। अब ग्रीस को कैसे आज़ादी मिली? ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ा दिया। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ। ग्रीस के राष्ट्रवादियों ने ग्रीस को ऐसे लोगों से समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था, जो देश से निकाल दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर लोगों से भी समर्थन मिला, जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जनभावना को इसके पक्ष में लाने की कोशिश की। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। एक संधि हुई और उसके बाद ग्रीक 1832 में स्वतंत्र देश बन गया। अब राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पनाओं का विकास कैसे हुआ? रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की। रोमांटिक कलाकार अक्सर विज्ञान और तर्क के बढ़ावे की आलोचना करते थे। उनका फोकस होता था भावुकता पर, सहज ज्ञान और रहस्यों पे ज्यादा होता था। उन्हें एक साझा विरासत, एक साझा संस्कृति, इतिहास को राष्ट्र के आधार पर बनाने की कोशिश की थी। कई अन्य रोमांटिकों ने, जैसे कि जर्मनी के तर्कशास्त्री थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उनका मानना था कि जर्मन संस्कृति का सही स्वरूप को वहां के लोगों में ढूंढा जा सकता है। इन विचारकों ने देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाया और उसके लिए इन्होंने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य का सहारा लिया। ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लोग शिक्षित नहीं थे, निरक्षर थे, तब आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। कैरोल करपिंस्की ने पोलैंड में अपने ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद के संघर्ष को और उजागर किया। उन्होंने वहां के लोक नृत्यों, जिनमें पोलोनेज और माजुर्का, इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा गया। रूसी शासन के खिलाफ 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ, लेकिन उस आंदोलन को कुचल दिया गया। लेकिन इसके बाद पादरी वर्ग के जो सदस्य थे, उन्होंने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में शुरू कर दिया। चर्च के सभी अनुष्ठानों
और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल होता था। रू, रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर रूसी अधिकारियों ने कई पादरियों को जेल भेज दिया या फिर साइबेरिया भेज दिया। इस प्रकार पोलिश भाषा भी रूसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गई, तो भाषा ने भी एक योगदान दिया विरोध के लिए। अब इसी बीच आता एक नया दौर भूखमरी, कठिनाई और लोगों के विरोध का। 1830 के दशक जो था वो यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था। 19वीं सदी के शुरुआत के आधे वर्षों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बहुत लोग आ रहे थे। अप्रवासी लोग शहरों में ऐसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे जहां पर भीड़ भाड़ होती थी। वहां पे ऐसी जगहों पे रहने लगे, झोपड़ियों में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह थी। उसी काल में यूरोप के अन्य भागों की तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकरण ज्यादा तेजी से हुआ। इसलिए इंग्लैंड की मिलों में जो सस्ते सामान बन रहे थे, उससे यूरोप के अन्य देशों के जो छोटे उत्पादक थे, उनके सामानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने लगी। यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभिजात वर्ग का नियंत्रण अभी भी था, तो इस कारण किसानों पर लगान बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। लगान का भारी बोझ हो गया। एक साल की फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कई गांव और शहरों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद 1848 का साल भी एक ऐसा ही बुरा साल था। भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को मताधिकार दे दिया गया। लोगों के काम करने के अधिकार की भी घोषणा की गई और रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाओं का निर्माण किया गया। अब इसके बाद आती है उदारवादी क्रांति। जब गरीबों का विद्रोह हो रहा था 1848 में, तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हुई जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य में यहाँ पे कोई भी स्वाधीन राष्ट्र नहीं था। इन क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने राष्ट्र के एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिससे संसदीय प्रणाली लागू की जाए और एक राष्ट्र बन जाए। वो एक संविधान, प्रेस की आज़ादी और गुटबंदी की आज़ादी चाहते थे। तो इसके बाद आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी में ऐसे कई गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। ये फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए और एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधियों ने एक जश्न मनाते हुए जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल चर्च में किया गया था। उन्होंने बाद में जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। उस राष्ट्र की कमान का कोई राज परिवार का आदमी करता जो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता। इन शर्तों पर प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को वहां का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से मिला। अभिजात वर्ग और सेना द्वारा पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता ही गया। इस बीच पार्लियामेंट का सामाजिक आधार कमजोर पड़ गया क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसलिए उसे समर्थन से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार सेना बुलाई गई और इस तरह से नेशनल असेंबली समाप्त हो गई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों द्वारा उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन फिर भी पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। 1848 के कई वर्षों के बाद राजाओं को एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के उस कुचक्र को समाप्त करने का अगर कोई तरीका है, तो वो था आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेना। इसीलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। हैब्सबर्ग ने उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। 1867 में हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। अब जर्मनी में क्या हुआ, अब हम ये देखते हैं। क्या सेना किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? तो 1848 के बाद के यूरोप में
राष्ट्रवाद प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए बढ़ावा दे रही थी ताकि शासन की शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुसत्ता मिल सके। पहले आपने देखा किस तरह राजा और सेना की मिलीजुली ताकतों ने जर्मनी के मध्य वर्ग के आंदोलन को कुचल दिया था। प्रशिया के बड़े भूस्वामी, जिन्हें जंकर कहा जाता था, वो भी उन दमनकारी नीतियों का समर्थन करते थे। उसके बाद प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाली। तो अब इसमें आते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी। इस काम में बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना और प्रशासन का सहारा लिया। 7 सालों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। प्रशिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया। इसके लिए वारसा में 1871 के जनवरी में एक समारोह भी आयोजित किया गया। नए राष्ट्रों ने जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया। अधिकतर मामलों में प्रशिया के कायदे कानून ही जर्मनी के लिए आदर्श काम करते थे, आदर्श बन गए। तो अब यूरोप में राष्ट्रवाद में आगे इटली का एकीकरण हुआ। इटली का भी राजनीतिक अलगाव और विघटन का एक लंबा इतिहास है। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था और वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी के मध्य में 7 प्रांतों में इटली बटा हुआ था, जिनमें एक सार्डिनिया पिडमोंट पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पे पोप का शासन था और दक्षिण भाग स्पेन के बूर्बो राजाओं के नियंत्रण में था। इटालियन भाषा का अभी तक एक स्वरूप नहीं था और इसके कई स्थानीय और क्षेत्रीय रूप थे। 1830 के दशक में जियुस्पे मैत्सिनी ने समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना की एक योजना बनाई, लेकिन 1831 और 48 की विफलता के बाद अब इसकी जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पिडमोंट और इसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर। उस क्षेत्र के शासक वर्ग को लगने लगा था कि इटली के एकीकरण से आर्थिक विकास तेज गति से होगा। तो इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कैवर ने की। वह ना तो कोई क्रांतिकारी था और न ही प्रजातांत्रिक व्यक्ति। वह तो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से था जिनकी संख्या बहुत कम थी। उसमें भी उसे भी इटली से ज्यादा फ्रेंच भाषा पे महारत थी। उसने फ्रांस से एक गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गया। उस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया, जिसकी अगुवाई जियुसेप्पे गैरिबोल्डी कर रहा था। 1860 के मार्च महीने में वे दक्षिण इटली और टू सिसिली के राज्य की ओर बढ़ चले। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता, फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ने में कामयाब हो गए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया पूरे इटली का। लेकिन इटली की आम जनता का बहुत बड़ा भाग इस राष्ट्रवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग थलग था, उसे कुछ पता नहीं था। ऐसा उनमें फैली हुई अशिक्षा के कारण भी हो सकता है। अब ब्रिटेन की जी, ये तो इटली की बात थी। आगे हम ब्रिटेन की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, यह लंबी प्रक्रिया के कारण हुआ। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश देश विभिन्न नस्लों में बटे हुए थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। हर नस्ल ग्रुप की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। इसी तरह से इसका प्रभुत्व उस द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना स्वाभाविक था। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राज परिवार से सत्ता ले ली। इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक यूनियन एक्ट हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम बन गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से। इस यूनियन में इंग्लैंड एक मुख्य भागीदार था और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादातर सदस्य जो थे वो इंग्लिश थे। ब्रिटिश पहचान बढ़ने लगी, लेकिन इसका खामियाजा स्कॉटिश संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं की बढ़ती कमजोरी के रूप में हुआ। स्कॉटिश हाईलैंड में कैथोलिक लोग रहा करते थे,
जब भी वे अपनी स्वतंत्रता के उजागर करने की कोशिश करते, तो उन्हें भारी दमन का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपनी गैलिक भाषा बोलने और पारंपरिक वस्त्र पहनने की भी मनाही थी। उनमें से तो कई को उस जगह से जबरदस्ती निकाल दिया गया जहां वो कई पीढ़ियों से रहते थे। आयरलैंड की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। ये एक ऐसा देश था जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहरी खाई थी। हालांकि कैथोलिक अधिक संख्या में थे, लेकिन इंग्लैंड की मदद से प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया था। वुल्फटोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन द्वारा 1798 में एक विद्रोह हुआ, लेकिन वो विफल रहा। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। एक नए ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण के लिए इंग्लिश संस्कृति को जबरदस्ती थोपा जाने लगा। इस तरह से पुराने देश इस नए यूनियन में मूक दर्शक बनकर रह गए। अब राष्ट्र की कल्पना किस किस तरह से की जा सकती है। तो राष्ट्र कलाकारों ने राष्ट्र को दिखाने के लिए महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया, भारत की भारत माता की तरह। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र जैसी भावनाओं को दर्शाने के लिए औरत को एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया। फ्रांस में राष्ट्र को मैरियन नाम दिया गया, जो ईसाइयों में लोकप्रिय नाम हुआ करता है। उसके चरित्र में उदारवाद और प्रजातंत्र की मदद ली गई, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। मैरियन की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया। उसकी तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया, ताकि लोग इसको अच्छे से पहचान सकें, इसके बारे में जान जाएं। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। एक मूर्ति बनाई गई जर्मेनिया की। जर्मेनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज होता था, क्योंकि जर्मनी में जैतून जो था वो बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद से धीरे धीरे चीजें आने लगी साम्राज्यवाद की तरफ। 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद में उदारवादी और प्रजातांत्रिक भावनाएं कम हो गई। ये एक हथियार बन गया जिससे कुछ लक्ष्यों को साधा जाने लगा। यूरोप की मुख्य ताकतों ने लोगों को राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए शुरू कर दिया। बाल्कन में संकट आया। बाल्कन ऐसा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और नस्ली विविधता भरपूर थी। आज के समय में बाल्कन की बात करें तो इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया गोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो इस क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को मोटे तौर पे स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये वो दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। इसीलिए एक ऐसा क्षेत्र था जैसे किसी बारूद के ढेर पर बैठा हो। पूरी 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों को अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक एक करके इससे अलग होते गए और अपनी आजादी घोषित करते गए। बाल्कन के देशों ने अपने इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए अलग होने की घोषणा की, लेकिन जब ये देश अपनी पहचान और आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ये क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन गया। इस प्रक्रिया में बाल्कन के क्षेत्र में ताकत हासिल करने के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। उसी दौर में विभिन्न यूरोपीय ताकतों के बीच उपनिवेशों और व्यापार को लेकर होड़ चल रही थी, और ये झगड़ा नौसेना और सेना की ताकत बनाए रखने के लिए भी जारी था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, हर शक्ति ये चाहती थी किस तरह से बाल्कन क्षेत्र को नियंत्रित किया जाए और उसके बाद अन्य क्षेत्रों पे। इस कारण कई लड़ाइयां हुई और अंत में उसका परिणाम जो था वो निकला प्रथम विश्व युद्ध के रूप में। इसी बीच 19वीं सदी में यूरोपियन शक्तियों के उपनिवेश बन रहे कई देश अब उपनिवेशी ताकतों का विरोध शुरू कर चुके थे। अलग अलग लोगों ने राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा बनाई। इस तरह से राष्ट्र की जो विचार था राष्ट्र का, वो एक विश्वव्यापी विचार बन गया। आदर्शवादी राष्ट्रवाद जो था उसके अनुसार वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और यही बाल्कन क्षेत्र में हुआ। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म हो गया।